अध्याय 2 चैन। हम सभी संसार में एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। इस भव्य प्रवेश के बाद हमारा जीवन अंत में जो होता है वो उन विकल्पों का संचयी परिणाम होता है जिन्हें हमने चुना था। हमारे चैन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या हमारे सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वो हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर हमें उससे दूर, बहुत दूर ले जाते हैं। इस बारे में सोचें। आपके जीवन में हर चीज आज इसीलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का विकल्प चुना था। चयन आपके हर परिणाम का मूल कारण है। हर चयन से एक व्यवहार शुरू होता है जो समय के साथ आदत में बदल जाता है। खराब चयन करेंगे तो अंत में आप दोबारा शून्य पर पहुंच जाएंगे और नए, अक्सर ज्यादा मुश्किल चयन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर आप चयन नहीं करते हैं तभी आप दरअसल आपके रास्तों में आने वाली चीजों को निष्क्रियता से ग्रहण करने का चयन कर रहे हैं। सारांश में, पहले आप चयन करते हैं और फिर आपके चयन आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर निर्णय, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, आपके जीवन की दिशा को बदलता है। कॉलेज जाएं या नहीं जाएं, किससे शादी करें, कार चलाने से पहले वो आखिरी पैक पिए या ना पिए, गपशप में शामिल हो या चुप रहें, एक और संभावित ग्राहक प्रोस्पेक्ट को फोन करें या दिन को यहीं खत्म कर दें, आई लव यू कहें या इस पल को गुजर जाने दें। हर चयन आपके जीवन के संचयी परिणाम को प्रभावित करता है। यह अध्याय आपको उन चयनों के बारे में जागरूक बनाएगा और उन्हें करने को प्रेरित करेगा जो आपके जीवन के विस्तार का समर्थन करते हैं। जटिल लगता है लेकिन आप इसकी सरलता से हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपके 99% चयन अचेतन नहीं होंगे, न ही आपकी ज्यादातर दिनचर्या और परंपराएं आपकी अचेतन प्रोग्रामिंग से तय होंगी। आप खुद से पूछेंगे और जवाब दे पाएंगे, मेरे कितने व्यवहार ऐसे हैं जिन पर मैंने वोट नहीं दिया है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसे करने का मैंने चेतन निर्णय नहीं लिया है, फिर भी मैं उसे हर दिन कर रहा हूं? मैंने अपने खुद के जीवन और करियर में जिन अचूक रणनीतियों का इस्तेमाल किया है और संचयी परिणाम के सिद्धांत से सशक्त बनाया है, उन्हें अपनाकर आप उन निर्णयों की रहस्यमयी पकड़ को ढीला कर पाएंगे जो आपके जीवन को कमतर बना रहे हैं और आपको गलत दिशा में खींच रहे हैं। आप मूर्खता की दिशा में जाने से पहले पॉज बटन दबा देंगे। आप आसानी से निर्णय लेने लगेंगे जो ऐसे व्यवहार और आदतों की ओर ले जाएंगे जिनसे आपको हर बार फायदा होगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आप जानबूझकर बुरे चयन कर रहे हैं। अगर ये बात होती तो इसे सुधारना आसान था। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप अपने चयन नींद में कर रहे हैं। आधे समय तो आपको ये भी पता नहीं होता कि आप चयन कर रहे हैं। हमारे चयन अक्सर हमारी संस्कृति और परवरिश के साथ तय हो जाते हैं। वह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और आदतों में इतने ज्यादा गुज जाते हैं कि हमारे नियंत्रण से परे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप कभी अपने काम में लगे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक आपने एक मूर्खतापूर्ण चयन कर लिया या कई छोटे छोटे ऐसे चयन कर लिए जिनसे अंततः आपकी कड़ी मेहनत और प्रगति पर पानी फिर गया, वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के? आप नहीं चाहते थे कि अपनी मेहनत पर पानी फेर दें, लेकिन अपने निर्णय के बारे में नहीं सोचकर, जोखिमों और संभावित परिणामों को नहीं तौलने की वजह से आपको ऐसे परिणाम मिले जिन्हें आप नहीं चाहते थे। शुरू में कोई भी मोटा होने, दिवालिया होने या तलाक लेने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन अक्सर, अगर हमेशा नहीं तो छोटे छोटे बुरे चयनों की श्रृंखला से हमें ये परिणाम मिलते हैं। हाथी नहीं काटते हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? मच्छर के बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन की छोटी छोटी चीजें आपको काटती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि बड़ी गलतियां एक पल में किसी करियर या प्रतिष्ठा को तबाह कर सकती हैं। शाम की न्यूज पढ़ने वाला युद्ध के समय की कहानी में गलत रंग भर देता है। दक्षिणी शेफ स्टाफ के सामने जादूगर टिप्पणियां करता है। मशहूर तैराक ओलंपिक खेलों में ब्राजील में रहते समय चोरी के बारे में झूठ बोलते पकड़ा जाता है, या शाही राजकुमार एक सजायता बाल कामुक का पक्का दोस्त होता है। जाहिर है इस तरह के बुरे चयन के बड़े परिणाम होते हैं, लेकिन अगर आपने अतीत में कोई ऐसा काम किया है तब भी इस पुस्तक में हमारा सरोकार असाधारण बड़े कदमों से नहीं है जिनकी वजह से हमें दुखद परिणाम या अकेलापन झेलना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो बार बार के छोटे छोटे और महत्वहीन दिखने वाले चयन गंभीर चिंता का विषय है। मैं उन निर्णयों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी गलतफहमी में नहीं रही। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अवश्यंभावी रूप से, भविष्य सूचक ढंग से आपकी सफलता की गाड़ी को पटरी से उतार देती है, चाहे वो मूर्खतापूर्ण कपट, दंभी व्यवहार या सकारात्मक चयनों के वेश में छिपे हों। ये खासतौर पर हानिकारक होते हैं
ये महत्वहीन दिखने वाले निर्णय आपको दिशा से पूरी तरह भटका सकते हैं, क्योंकि आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आप अधीर हो जाते हैं, ध्यान रहित होते हैं और उन छोटे कार्यों से अनजान रहते हैं जो आपको दिशा से भटका देते हैं। संचयी परिणाम का सिद्धांत काम करता है, यह हमेशा काम करता है, याद है, लेकिन इस मामले में आपके खिलाफ काम करता है, क्योंकि आप नींद में काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आप एक सोडा और पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं और चिप्स का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद आपको अचानक एहसास होता है कि आपने क्या कर दिया। आपने तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन का दिन बर्बाद कर दिया और आपको तो भूख भी नहीं लग रही थी। आप थोड़ी देर मन बहलाने के लिए बैठते हैं और बेकार का टीवी देखने में 2 घंटे गवा देते हैं। अच्छा, बेकार का टीवी नहीं, आइए हम आपको थोड़ा श्रेय देते हैं और इसे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्री मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान आता है कि इस दौरान आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति तैयार करने वाले थे। आप बिना किसी अच्छे कारण के किसी प्रिय व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं, जबकि सच बोलने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्या हो जाता है? इन सभी मामलों में होता यह है कि आप खुद को बिना सोचे चयन करने की अनुमति दे रहे हैं, और जब तक आप अचेतन रूप से चयन करेंगे तब तक आप उस अप्रभावी व्यवहार को बदलने का चेतन सुझाव नहीं कर सकते और उसे उत्पादक आदत में नहीं बदल सकते। यही समय है कि आप जाग जाएं और ऐसे चयन करें जो आपकी शक्ति कम करने की बजाय बढ़ाए। पूरे साल धन्यवाद की परंपरा। दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना हमेशा आसान होता है ना? मैं अपने खड़ूस बॉस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अगर वो चुगलखोर सहकर्मी नहीं होता तो मुझे वो प्रमोशन मिल जाता। मैं हमेशा बुरे मूड में रहता हूं क्योंकि मेरे बच्चे मुझे गुस्से से पागल कर देते हैं। दूसरों की ओर उंगली उठाने के मामले में हम खास तौर पर प्रतिभाशाली होते हैं। जब रोमांटिक संबंधों की बात आती है, आप हमेशा ही मानते हैं कि आप पूरी तरह से सही हैं और बदलने की जरूरत सिर्फ सामने वाले को है। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के बारे में शिकायतें कर रहा था। मेरे हिसाब से वो शानदार महिला थी और मेरा दोस्त खुशकिस्मत था जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी। मैंने दोस्त को ये बात बता दी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बोलता रहा कि उसकी पत्नी किस तरह उसके दुख के लिए जिम्मेदार थी। तब मैंने उसे एक अनुभव बताने का निर्णय लिया जिसने मेरे वैवाहिक जीवन को सचमुच बदल दिया था। एक बार थैंक्स गिविंग वाले दिन मैंने अपनी पत्नी के लिए थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। पूरे साल तक हर दिन मैंने उसमें कम से कम एक चीज लिखी जिसके लिए मैं उसकी तारीफ करता था। जिस तरह वो अपनी सहेलियों के साथ व्यवहार करती थी, जिस तरह वो हमारे कुत्तों की परवाह करती थी, जिस तरह वो हर रात को अच्छे से बिस्तर तैयार करती थी और जिस तरह वो स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, या जिस सुंदर तरीके से उसने उस दिन बाल संवारे थे। जो भी हो, मैंने अपनी पत्नी में ऐसी चीजों की तलाश की जिनसे मैं प्रभावित था या जिनसे ऐसे गुण विशेषताएं या योग्यताएं प्रकट होती थी जिसकी मैं तारीफ और कद्र करता था। मैं पूरे साल गोपनीय तरीके से उन सभी को लिखता रहा। उस साल के अंत तक मेरा पूरा जर्नल भर गया था। जब मैंने अगले थैंक्स गिविंग पर उसे ये जर्नल तोहफे में दिया तो वो खुशी के मारे रोने लगी। उसने कहा कि ये वो सबसे अच्छा उपहार है जो उसे कभी मिला था, उस BMW से भी ज्यादा अच्छा जो मैंने उसके जन्मदिन पर उसे दी थी। मजेदार बात यह है कि इस उपहार से जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो मैं था। जर्नल लिखने के इस काम ने मुझे अपनी पत्नी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं चेतन रूप से उन सभी चीजों की तलाश करने लगा जो वो सही कर रही थी। इस हृदय से महसूस की गई एकाग्रता ने हर उस चीज को ढक लिया जिसकी मैं शिकायत कर सकता था। अगर मैं जर्नल नहीं लिखता, मैं एक बार फिर उससे गहरा प्रेम करने लगा, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि मैं उसके ज्यादा स्पष्ट गुणों के बजाय उसके स्वभाव और व्यवहार की सूक्ष्म उत्कृष्टताओं को देख रहा था। मैंने हर दिन अपने दिल और आंखों में उसकी तारीफ करने, उसके प्रति कृतज्ञ होने और उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजने का इरादा रखा। इससे उसके साथ मेरा व्यवहार बदल गया और जाहिर है इससे उसने अलग तरीके से मुझ पर प्रतिक्रिया की। जल्दी ही मुझे अपने थैंक्स गिविंग जर्नल में लिखने के लिए और भी ज्यादा चीजें मिलने लगी। मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ था, इसके सारे कारणों को लिखने में मैंने हर दिन लगभग 5 मिनट लगाए थे। लेकिन इस छोटे से काम का चयन करने का परिणाम यह हुआ कि वो साल हमारे वैवाहिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ बरसों में से एक बन गया और तब से ये बेहतर होता चला गया है। मेरा अनुभव सुनने के बाद मेरे दोस्त ने भी अपनी पत्नी पर केंद्रित थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बदल गया। पत्नी के सकारात्मक गुणों की तलाश करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का चयन करने का नतीजा यह हुआ कि उसके बारे में दोस्त का दृष्टिकोण बदल गया, जिससे उसके प्रति दोस्त का व्यवहार भी बदल गया। परिणाम यह हुआ कि पत्नी की प्रतिक्रिया के चयन भी बदल गए। चक्र चलता रहा, या हमें यह कहना चाहिए कि चक्रवृद्धि होता रहा। 100%।
हम सभी सेल्फ मेड यानी स्वनिर्मित हैं, लेकिन सिर्फ सफल लोग ही इसका श्रेय लेते हैं। मैं 18 साल का था जब मैंने एक सेमिनार में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विचार सुना। इस अवधारणा ने मेरे पूरे जीवन का कायाकल्प कर दिया था। अगर आप बाकी की पुस्तक फेंक कर केवल इस एक अवधारणा का अभ्यास कर लें, तब भी 2-3 साल में आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आपके परिवार वालों और मित्रों को आपके पुराने स्वरूप को याद करने में मुश्किल आएगी। जिस सेमिनार में मैं 18 साल की उम्र में गया था, उसमें वक्ता ने पूछा, किसी संबंध को कारगर बनाने की कितनी प्रतिशत जिम्मेदारी आपकी होती है? मैं किशोर था, इसीलिए प्रेम के मामले में मैं सब कुछ जानता था। जाहिर है मेरे पास सारे जवाब थे, या कम से कम उस वक्त मैं ऐसा समझता था। मैं चिल्लाकर बोला, 50-50। यह बहुत स्पष्ट था, दोनों ही लोगों को बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना संबंध को नुकसान होगा। 51-49 किसी दूसरे ने चिल्लाकर कहा, और यह तर्क दिया कि आपको सामने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आत्मत्याग और उदारता संबंध की नींव नहीं है? एक और ने कहा 80-20। प्रशिक्षक व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़ा और वहां उसने बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा, 100-0। आपको 100% देना होता है और बदले में कोई चीज पाने की शून्य अपेक्षा रखनी होती है। उसने कहा, जब आप संबंध को कारगर बनाने की 100% जिम्मेदारी लेने के इच्छुक होंगे, सिर्फ तभी संबंध सफल हो पाएगा, वरना संयोग के भरोसे छोड़ा गया संबंध कभी भी कमजोर पड़ सकता है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया कि यह अवधारणा मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का किस तरह कायाकल्प कर सकती है। अगर मैं अपने अनुभव की 100% जिम्मेदारी लूं, अपने सारे चयनों और परिस्थितियों पर अपनी सारी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लूं, तो इसका मतलब है कि शक्ति मेरे पास है। इसका मतलब है कि हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। मैंने जो किया, जो नहीं किया, मेरे साथ होने वाली चीजों पर मैंने कैसी प्रतिक्रिया की, हर चीज के लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार था। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो। जाहिर हो मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन फिर आप देखते हैं ज्यादातर लोग इस संसार में किस तरह काम करते हैं। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं, शिकायतें करते हैं, दोषारोपण करते हैं और किसी दूसरे या सरकार से अपनी समस्याओं को सुलझाने की उम्मीद करते हैं। अगर आपने देर होने के लिए ट्रैफिक को दोष दिया है, या आप अपने बुरे मूड का दोष अपनी संतान, जीवन साथी या सहकर्मी की किसी हरकत पर मढ़ते हैं, तो आप 100% व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप देर से इसीलिए पहुंचे क्योंकि प्रिंटर व्यस्त था। शायद आपको आखिरी मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। सहकर्मी ने प्रस्तुति गड़बड़ कर दी। क्या आपको इसे देने से पहले खुद जांच नहीं करनी चाहिए थी? अतार्किक किशोर बेटे से आपकी पटरी नहीं बैठ रही है। असंख्य अच्छी पुस्तकें और क्लासें हैं जिनमें आप ये सीख सकते हैं कि इस काम को ढंग से कैसे किया जाए। आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं। आपके साथ जो किया जाता है, उस पर आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसके लिए भी आप अकेले जिम्मेदार हैं। इस सशक्त करने वाली मानसिकता ने मेरे जीवन में क्रांति कर दी। इसका मतलब यह था कि भाग्य, परिस्थितियां या सही स्थिति महत्वपूर्ण नहीं थी। जो कुछ होता था या नहीं होता था, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। यानी भविष्य में क्या होगा, यह भी मुझ पर निर्भर था। इसके बाद मैं उड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करने लगा। चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, चाहे अर्थव्यवस्था कितनी भी बुरी तरह गिरे, या कोई दूसरा चाहे जो करे, जो कहे, इसके बावजूद मेरा खुद पर 100% नियंत्रण था। इस तरह मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य का शिकार होने के आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। यह चयन करके मैंने जैकपॉट जीत लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की असीम शक्तियां थी। भाग्यशाली बनना, शायद आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। यह दरअसल बहाना है। आप बेहद अमीर, खुश और स्वस्थ बनते हैं, या फिर दिवालिया, डिप्रेशन का शिकार या अस्वस्थ होते हैं। इन दोनों के बीच का एकमात्र फर्क ये चयन है जो आप खुद करते हैं। किसी दूसरी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहां तक भाग्य की बात है, हम सभी भाग्यशाली हैं। अगर आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आपकी फ्रिज में थोड़ा सा भोजन है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हर एक के पास भाग्यशाली होने का अवसर होता है, क्योंकि स्वास्थ्य और जीवन यापन की बुनियादी चीजें होने के बाद भाग्य का मतलब चयनों की श्रृंखला है। मैंने एक बार रिचर्ड ब्रॉन्सन से पूछा था कि क्या उन्हें ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उनकी सफलता में भूमिका निभाई हो। इस पर उनका जवाब था, हाँ, जाहिर है, हम सभी भाग्यशाली हैं। यदि आप एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, चाहे आप इस बात को पहचान पाएं या ना पहचान पाएं। भाग्य हर दिन हमारी मदद करता है। हमारे साथ हर समय भाग्यशाली चीजें होती हैं। मैं किसी दूसरे से ज्यादा या कम भाग्यशाली नहीं रहा हूं।
फर्क यह है कि जब भाग्य मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आया तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। वाह, बुद्धिमत्तापूर्ण कथन। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से हम जो पुरानी सूक्ति अक्सर सुनते हैं वही पर्याप्त नहीं है। भाग्य तब होता है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। मेरा मानना है भाग्य के 2 और महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं। भाग्यशाली बनने का पूर्ण फॉर्मूला: तैयारी यानी व्यक्तिगत विकास, नजरिया यानी विश्वास व मानसिकता, प्लस अवसर, आपके सामने कोई अच्छी चीज आना, प्लस कार्य, इसके बारे में कुछ करना, इक्वल टू भाग्य। आप पहले तैयारी को जानते हैं। तैयारी: जब आप लगातार खुद को बेहतर करते हैं और अपनी योग्यताओं, ज्ञान, विशेषज्ञता, संबंध व संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बड़े अवसरों के सामने आने पर उनका लाभ लेने की सुखद स्थिति में होते हैं। जब भाग्य चमकता है तब आप बियॉन्स जैसे हो सकते हैं, जिन्होंने मशहूर बात कही थी, मैं जुआ खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज है जिस पर मैं दांव लगाना चाहूंगी तो वो मैं खुद पर दांव लगाना चाहूंगी। नजरिया: यहीं पर भाग्य ज्यादातर लोगों की पकड़ से दूर हो जाता है। हालांकि सर रिचर्ड की बात अपनी जगह सही है कि भाग्य हर दिन मदद करने के लिए हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपका नजरिया क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आप स्थितियों, बातचीतों और परिस्थितियों को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। आप जिसकी तलाश नहीं कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते, और आप जिसमें विश्वास नहीं करते हैं उसकी तलाश नहीं कर सकते। अवसर: अपना भाग्य खुद बनाना संभव है, लेकिन जिस भाग्य की मैं यहां बात कर रहा हूं उसकी योजना नहीं बनाई जाती है, या ये उम्मीद से ज्यादा जल्दी या अलग तरीके से प्रकट होता है। फॉर्मूले की इस अवस्था में भाग्य को विवश नहीं किया जाता है। यह स्वाभाविक घटना है और यह अक्सर अपनी मर्जी से सामने आता है। कार्य: भाग्य को आपके सामने चाहे कोई भी लाया हो, ब्रह्मांड, ईश्वर, भाग्यशाली ताबीज, या आप जिस भी चीज के साथ अपने सौभाग्य को जोड़ते हो, इस पर काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यहीं रिचर्ड ब्रॉन्सन को जोसेफ वेलिंगटन से अलग करना है। जोसेफ कौन? बिल्कुल, आपने जोसेफ वेलिंगटन के बारे में कभी नहीं सुना। इसीलिए नहीं सुना क्योंकि उसने सामने आने वाली भाग्यशाली चीजों पर काम नहीं किया। तो अब आप इस बात पर रोना छोड़ दें कि आपको कैसे पत्ते दिए गए हों, या आपने कितनी बड़ी हारों को झेला हो और आपके सामने कितनी विकट परिस्थितियां आई। असंख्य लोगों के सामने आपसे ज्यादा गंभीर समस्याएं और ज्यादा बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा अमीर और ज्यादा संतुष्ट हैं। भाग्य सबको समान अवसर देता है, भाग्य सबका चमकता है, लेकिन आपको सर पर छाता लगाने की बजाय अपना चेहरा आसमान की ओर उठाना है। कर्म तो आपको करना ही होगा और आप इससे किसी भी तरह बच नहीं सकते। मुश्किलों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की भारी कीमत। 2000 के दशक के शुरुआत में मैं एक नए स्टार्टअप वेंचर में साझेदार बना था। मैंने इसमें काफी पैसों का निवेश किया और लगभग 2 साल तक अथाह मेहनत की, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साझेदार ने खराब प्रबंधन किया था और पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। कुल मिलाकर मुझे $3,30,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। मैंने उस पर मुकदमा दायर नहीं किया। सच तो यह है कि बाद में मैंने एक व्यक्तिगत स्थिति के लिए उसे उधार भी दिया। निष्कर्ष यह था कि नुकसान मेरी गलती है। मैं उसकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत चरित्र की अच्छी छानबीन किए बिना ही उसका साझेदार बनने को तैयार हो गया था। मैं उस स्टार्टअप वेंचर में अथक मेहनत तो कर रहा था, लेकिन मेरी अपेक्षाओं की जांच नहीं कर रहा था। मैं ये तर्कसंगत बहाना बना सकता हूं कि मुझे उस पर विश्वास था, लेकिन सच तो यह था कि मैं आलस के कारण वित्तीय मामलों की निगरानी नहीं कर रहा था। न सिर्फ मैंने संबंध और व्यवसाय को शुरू करने का खुद चयन किया था, बल्कि मैंने बार बार स्पष्ट लाल झंडों और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करने के लिए आगामी चयन भी किए थे। क्योंकि मैंने व्यवसाय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होने का चयन किया, इसलिए अंततः मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जब मुझे गलत हरकतों की सच्चाई पता चली तो मैंने इससे जूझने या इस पर अफसोस करने में ज्यादा समय बर्बाद ना करने का चयन किया और आगे बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि आज भी मैं यही चयन करता। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। अच्छी या बुरी चीज, विजय या पराजय, इसकी जिम्मेदारी लें। मेरे मार्गदर्शक जिम रॉन ने कहा था, आप उस दिन बच्चे से वयस्क बनते हैं जिस दिन आप अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज आपके वयस्क होने का दिन है। ये चयन करें कि आज के बाद आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार रहेंगे, सारे बहानों को हटा देंगे। इस तथ्य को पहचानें कि जब आप अपने चयनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यही समय है कि आप नियंत्रण अपने हाथ में लेने का चयन करें। आपका रहस्यमय हथियार, आपका स्कोर कार्ड। अब मैं आपको एक बेहतरीन रणनीति बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल मैंने अपने व्यक्तिगत विकास में किया है।
ये रणनीति मेरे दिन भर के चयनों को नियंत्रित करने में मेरी मदद करती है, जिससे बाकी चीजें सही जगह पर आ जाती हैं। इनकी वजह से ऐसे व्यवहार और कार्य होते हैं जो मेरी आदतों को कर्तव्यनिष्ठ और वफादार सैनिकों की तरह एक कतार में खड़े कर देते हैं। इसी पल अपने जीवन का एक क्षेत्र चुन लें जिसमें आप सबसे ज्यादा सफल होना चाहते हैं। क्या आप बैंक में ज्यादा पैसे चाहते हैं, ज्यादा पतली कमर, आयरन मैन कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ बेहतर संबंध, या आप उस क्षेत्र में उस समय कहां हैं, या आप उस क्षेत्र में इस समय कहां हैं जहां भविष्य में पहुंचना चाहते हैं? ज्यादा अमीर, ज्यादा छरहरे, ज्यादा खुश, जो भी हो, जागरूकता ही परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। आप आज जहां हैं वहां से अगर आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो उन चयनों के बारे में जानना होगा जो आपको मनचाही मंजिल से दूर ले जाते हैं। आज आप जो भी चयन करें बहुत चेतन होकर करें ताकि आप आगे चलकर ज्यादा स्मार्ट चयन कर सकें। आप अपने चयनों के बारे में जागरूक रहें। इस बारे में आपकी मदद करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन के जिस क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं उससे जुड़े हर काम की निगरानी करें। अगर आपने निर्णय लिया है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से निकलने वाले हर सिक्के का हिसाब रखना है। अगर आपने निर्णय लिया है कि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज का हिसाब रखना है जिसे आप अपने मुंह में डालते हैं। अगर आपने किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया है तो आपको अपने हर कदम और हर वर्कआउट का हिसाब रखना है। बस एक छोटी नोटबुक लेकर चलें जिसे आप अपनी जेब या पर्स में हर समय रख सकें और साथ में पेन पेंसिल जैसी चीज जिससे आप लिख सकें। आपको ये सब लिखना है हर दिन, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। कोई बहाने नहीं, कोई अपवाद नहीं, जैसे कि कोई न्यायाधीश आपको देख रहा है, जैसे आपके चूकने पर मैं और मेरे डैडी आकर आपसे 100 पुशअप लगवाएंगे। मैं जानता हूं कि कागज पर लिखना ज्यादा बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन अपनी प्रगति और गलतियों की निगरानी करने और हिसाब रखने से ही मैंने अपनी वर्तमान संचित सफलता हासिल की है। ये प्रक्रिया आपको अपने निर्णयों के बारे में चेतन होने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जैसा जिम रॉन कहते थे, जिसे करना सरल है उसे नहीं करना भी सरल है। जादू काम की जटिलता में नहीं है, जादू तो सरल चीजों को बार बार करने और पर्याप्त लंबे समय तक करने में है ताकि संचयी परिणाम का चमत्कार प्रेरित हो जाए। इसीलिए उन सरल चीजों को नजरअंदाज ना करें जिनसे आपके जीवन में बड़ी चीजें संभव होती हैं। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि सफल लोग वो करने के इच्छुक रहते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये बात याद रखें, क्योंकि जब भी आपका सामना किसी मुश्किल, नीरस या कठोर से चयन होगा तो यही बात जीवन में कई बार आपके काम आएगी। पैसे का जाल। मैंने निगरानी की शक्ति को मुश्किल तरीके से सीखा जब मैंने पैसों के मामले में मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। 25 साल से कम उम्र में मैं रियल एस्टेट बेचकर अनाप शनाप कमाई कर रहा था। उस वक्त मैं अपने अकाउंटेंट से मिला। उसने कहा, आप पर $1 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया है। क्या? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। उसने पूछा, क्यों नहीं है? आपने इससे कई गुना कमाया है। निश्चित रूप से आपने आमदनी पर लगने वाले टैक्स को तो अलग रखा होगा। मैंने कहा, स्पष्ट रूप से मैंने नहीं रखा। उसने पूछा, पैसा कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये पूरी तरह सच था। वाकई पैसा मेरे हाथ से पानी की तरह फिसल गया था और मैंने गौर भी नहीं किया था। फिर मेरे अकाउंटेंट ने मुझे एक बहुत बड़ा उपकार करके दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बेटा तुम्हें होश में आना चाहिए। मैंने सैकड़ों बार होते देखा है। तुम किसी मूर्ख शराबी की तरह पैसे खर्च कर रहे हो और तुम तो ये भी नहीं जानते कि पैसे कहाँ गए। ये मूर्खतापूर्ण है, इसे बंद कर दो। अब तुम बहुत मुश्किल में हो। पुराने टैक्स को चुकाने के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने होंगे, लेकिन जब तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम पर उतना ही ज्यादा नया टैक्स लगेगा। अगर तुम इसी ढर्रे पर चलते हो तो तुम अपने पर्स से अपनी वित्तीय कब्र खोद लोगे। मुझे तुरंत संदेश मिल गया। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे करने को कहा, जेब में एक छोटा नोटपैड रखो और 30 दिनों तक खर्च करने वाले हर सेंट का हिसाब रखो। चाहे मैंने $1000 में नया सूट लिया हो या 50 सेंट में टायर में हवा भरवाई हो, मुझे उसे नोटपैड पर लिखना था। इससे मैं अपने कई अचेतन चयनों के बारे में तुरंत जागरूक हो गया, जिसकी वजह से पैसा मेरी जेब से बाहर रिस रहा था। क्योंकि मुझे हर चीज को लिखना था, इसीलिए मैंने कुछ चीजें तो आलस के कारण नहीं खरीदी ताकि मुझे नोटपैड बाहर निकाल कर उसमें कुछ लिखना ही ना पड़े। लगातार 30 दिनों तक मनी लॉग रखने का परिणाम सुखद था। मेरी नई जागरूकता मजबूत हो गई और खर्चे संबंधी चयनों और अनुशासनों का एक बिल्कुल नया समूह उत्पन्न हुआ। और क्योंकि जागरूकता और सकारात्मक व्यवसाय चक्रवृद्धि होते हैं, इसीलिए मैं आमतौर पर पैसे से ज्यादा प्रोटेक्टिव होने लगा। इसीलिए मैं आमतौर पर पैसे के साथ ज्यादा प्रोएक्टिव होने लगा। जैसे रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करने लगा। जहां स्पष्ट रूप से पैसा बर्बाद हो रहा था वहां बचत करने के क्षेत्र खोजने लगा और प्ले मनी का ज्यादा आनंद लेने लगा।
जब मैं मनोरंजन पर पैसे खर्च करने की सोचता था तो काफी समय तक ठहरने के बाद ही ऐसा करता था। निगरानी के इस अभ्यास का परिणाम क्या हुआ? इसने इस बारे में मेरी जागरूकता बदल दी कि मेरे पैसे से मेरा कैसा संबंध था। इसने दरअसल इतनी अच्छी तरह काम किया कि मैंने इस अभ्यास का इस्तेमाल करके कई बार दूसरे व्यवहारों को बदलने के लिए भी किया है। जो भी चीज मुझे परेशान करती है उसके कायाकल्प का मेरे पास एक ही सूत्र है, निगरानी। इतने वर्षों में मैंने इस बात की निगरानी की है कि मैं क्या खाता पीता हूँ, कितना व्यायाम करता हूँ, किसी योग्यता को भीतर बनाने में कितना समय लगाता हूँ, कितनी सेल्स कॉल करता हूँ। मैंने तो परिवार, मित्रों या मेरे जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया है। परिणाम उतने ही गहन रहे हैं जितने की पैसे की निगरानी के समय मिले थे। ये पुस्तक खरीदते समय आप दरअसल मेरी राय और मार्गदर्शन के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ कठोर बनते हुए इस बात पर जोर देता हूँ कि आप अपने व्यवहारों की निगरानी कम से कम 7 दिन तक करो। इस पुस्तक का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, इसका उद्देश्य तो परिणाम हासिल करने में आपकी मदद करना है। परिणाम हासिल करने के लिए आपको खुद को हिलाना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपने निगरानी के बारे में पहले भी कभी सुना हो सकता है कि आपने शायद इस अभ्यास को किसी दूसरे तरीके से किया हो, लेकिन मैं ये शर्त रखता हूं कि आप ये काम इस समय नहीं कर सकते हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि आपका जीवन उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप चाहते हैं। आप पटरी से उतर गए हैं। निगरानी आपको दोबारा पटरी पर ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि वेगस में कैसीनो इतने ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि ये हर समय हर टेबल पर हर विजेता की निगरानी रखते हैं। ओलंपिक प्रशिक्षकों को सबसे ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों के हर वर्कआउट, हर कैलोरी, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट की निगरानी करते हैं। सभी विजेता निगरानी करते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप भी इसी इरादे से अपने जीवन की निगरानी करें, आपके लक्ष्य को आंखों के सामने रखने के लिए। निगरानी काफी सरल अभ्यास है। ये इसीलिए कारगर है क्योंकि इससे आप अपने जीवन के उस क्षेत्र के कामों के बारे में हर पल जागरूक रहते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। निगरानी से पहले आपको अपने व्यवहार के बारे में जो जानकारी मिलेगी उससे आप दंग रह जाएंगे। मापन के बिना आप किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं या उसे बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसी तरह आप जब तक अपने कार्यों के बारे में जागरूक और जवाबदेह नहीं हो तब तक आप अपने गुणों और संसाधनों और क्षमताओं को अधिकतम प्रयास नहीं कर सकते। हम पेशेवर खिलाड़ी और उसका कोच हर प्रदर्शन की निगरानी रखता है जिसमें छोटी से छोटी चीजें शामिल होती हैं। पिचर्स हर पिच पर अपने आंकड़े जानते हैं। गोल्फ खिलाड़ियों के पास उनके स्विंग के बारे में बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं। पेशेवर खिलाड़ी निगरानी की वजह से ये जान पाते हैं कि उन्हें अपने प्रदर्शन में कहां और कैसे हेरफेर करना है। वो दर्ज जानकारी पर ध्यान देते हैं और उनके अनुसार परिवर्तन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आंकड़े बेहतर होने पर ही ज्यादा मैच जीतेंगे और विज्ञापन सौदों में ज्यादा कमाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी निगरानी इस तरह करें मानो आप एक मूल्यवान संपत्ति हो, क्योंकि आप हैं। आप वो अचूक सिस्टम पाना चाहते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये वही है। आप अपनी आदतों के बारे में जागरूक हैं या नहीं? मेरा यकीन करें, आप नहीं हैं। इस बारे में आपका चाहे जो जवाब हो, मैं आपसे निगरानी शुरू करने को कहता हूं। इसे करने को आपके जीवन और अंततः आपकी जीवन शैली में क्रांति आ ही जाएगी। इसे धीमा और आसान रखें, दहशत में नहीं जाएं। हम काफी आसान गति से शुरुआत कर रहे हैं। आपको 1 सप्ताह तक सिर्फ एक आदत की ही निगरानी करनी है। उस आदत को चुन लें जिसका आप पर सबसे ज्यादा नियंत्रण हो। आपको वहीं से शुरू करना है। एक बार जब आपको संचयी परिणाम के पुरस्कार मिलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी निगरानी करना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, तब आप निगरानी करने का चयन करेंगे। आइए मान लेते हैं कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने खान पान को नियंत्रित करने का चयन करते हैं। अब आपका काम है कि आप अपने मुंह में जो भी चीज डालें हर चीज को लिखें। डिनर में खाया गया स्टीक, आलू और सलाद को लेकर दिन भर के छोटे छोटे चयन, ब्रेक रूम में मुट्ठी भर बिस्कुट और अपनी सैंडविच पर चीज की दूसरी स्लाइड, वो मजेदार कैंडी बार, सुपर बाजार में नमकीन का सैंपल, मेजबान के ग्लास भरने के बाद वाइन के अतिरिक्त चुस्कियां, पेय पदार्थों को लिखना ही नहीं भूले। वो सब आपकी गलत जानकारी में जुड़ जाते हैं जब तक उनकी निगरानी नहीं की जाए। हम उन्हें आसानी से खारिज कर सकते हैं या भूल सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे नजर आते हैं। एक बार सिर्फ इन चीजों को लिखना बहुत सरल लगता है और ये है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अकेले इसे करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पन्ना पलटने से पहले एक श्रेणी चुनकर उसकी जिम्मेदारी लें और शुरुआत करने की तारीख निकालें। अभी इसी समय। निगरानी कैसे होगी? ये पूरी तरह होगी और व्यवस्थित भी, बेरहम भी और लगातार भी। हर दिन आप एक नए पन्ने पर तारीख डालकर शुरुआत करेंगे और निगरानी करेंगे। निगरानी के पहले सप्ताह के बाद क्या होता है? शायद आप सदमे में होंगे। आप इस बात पर हैरान होंगे कि आपसे कितनी सारी कैलोरियां, सिक्के या मिनट बच रहे हैं। आप पहले कभी नहीं जानते थे कि वो कहां थे। अब आगे बढ़ें।
आप इस क्षेत्र की निगरानी 3 सप्ताह तक करेंगे। शायद आप दर्द के मारे करहा रहे होंगे। आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा यकीन करें कि 1 सप्ताह बाद ही आप परिणामों से इतने प्रभावित होंगे कि अगले 2 सप्ताह के लिए खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। 3 सप्ताह क्यों? आपने मनोवैज्ञानिकों को कहते सुना होगा कि कोई चीज तब तक आदत नहीं बनती जब तक कि आप उसका अभ्यास 3 सप्ताह तक ना करें। ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा पैमाना है और ये मैंने अपने मामले में बिल्कुल सही पाया है। इसलिए आदर्श रूप से मैं चाहता हूं कि आप 21 दिनों तक अपने व्यवहारों की निगरानी के अपने चयन पर डटे रहें। अगर आप इनकार करते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर आप मेरी कमर, स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस या संबंध के मामले में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से कहें तो आप ये पुस्तक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आखिर आप मेरी कमर, स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस या संबंध के मामले में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से कहें तो आप ये पुस्तक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, ठीक है? और मैंने आपसे वादा किया था कि एक धीमा और निरंतर काम होगा, है ना? ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये सरल है और करने योग्य है, इसलिए इसे करते हैं। खुद से वादा करें कि आप ये काम शुरू करेंगे आज ही। अगले 3 हफ्तों तक अपना छोटा सा नोटपैड या बड़ा भी, अगर ये ज्यादा लुभावना लगे, अपने साथ लेकर चलने का चयन करें और अपनी श्रेणी की हर चीज लिखने का संकल्प लें। 3 सप्ताह में क्या होता है? आपको पहले सप्ताह सदमा लगता है, फिर आपको ये सुखद आश्चर्य होता जाता है कि अपने कार्यों के बारे में चेतन बनने से ही कार्य सही दिशा में होने लगते हैं। फिर आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सचमुच में वो कैंडी बार चाहता हूं? मुझे अपनी नोटबुक निकालकर इसे लिखना पड़ेगा और मुझे थोड़ी शर्म आएगी। यहीं पर आपकी 200 कैलोरी बच जाती है। उस कैंडी बार को आप हर दिन ठुकराएंगे तो 2 सप्ताह में थोड़ी ज्यादा समय में आपका 1 पाउंड वजन कम हो जाएगा। आप ऑफिस के रास्ते में पीने वाली $4 की कॉफी को लिखना शुरू करेंगे और आपको एहसास होगा, हे भगवान, मैंने 3 सप्ताह की कॉफी पर $60 खर्च कर दिए। अरे यानी 1 साल में $1000 या चक्रवृद्धि करने पर 20 साल में $51,833.79। आपको कॉफी पीने की सचमुच कितनी जरूरत है? एक बार फिर लौट आएं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपकी एक दिन में $4 की कॉफी की आदत से आपको 20 साल में $51,833.79 का नुकसान होने वाला है? हाँ, मैं यही कह रहा हूं। क्या आप जानते थे कि आप आज जो $1 खर्च करते हैं, चाहे आप इसे कहीं भी खर्च करें, इसका मूल्य 20 साल में लगभग $5 होता है और 30 साल में $10। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उस $1 को 8% पर बढ़ने दिया और 20 साल में आपके पास लगभग $50 हो जाएंगे। जब भी आप आज $1 खर्च करते हैं तो हर बार ये वैसा ही है जैसा आप भविष्य में अपनी जेब से $5 निकाल रहे हो। मैं पहले प्राइस टैग पर ध्यान केंद्रित करता था और गलती से सोच लेता था कि अगर किसी चीज की कीमत $50 है तो ये मुझे $50 में पड़ती है। देखिए, हाँ, आज के डॉलर में। लेकिन अगर आप उसी $50 के 20 साल बाद के संभावित मूल्य पर विचार करते हैं तो लागत 4-5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसे चक्रवृद्धि करने की बजाय खर्च कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी आप $50 की मूल्य की कोई चीज देखें तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये चीज $250 के लायक है? अगर आपके लिए आज इसका मूल्य $250 या इससे अधिक है तो खरीद लें। इस बात को याद रखें, जब आप कॉस्टको जैसी किसी जगह पर जाएं जहां आपको सब तरह की अद्भुत चीजें दिखेंगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, तो वो आपको चाहिए थी। आप $25 का जरूरी सामान खरीदने के लिए अंदर गए थे, लेकिन $400 का सामान लेकर बाहर आए। अगली बार जब आप सस्ता सामान बेचने वाले किसी स्टोर में जाएं तो इसी भावी मूल्य के दृष्टिकोण से चीजों को तौलें। संभावना इस बात की है कि याद रखने पर आप $50 के क्रीप मेकर को दोबारा नीचे रख देंगे ताकि आपके बैंक में $250 जुड़ जाएं। हर साल, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन सही चयन करें, फिर जल्द ही खुद को समृद्ध होते देखें। जब आप इस जागरूकता से निगरानी करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अलग दिख रहे हैं। आप खुद से पूछने में सक्षम होंगे कि हर कामकाजी दिन में एक बार कॉफी पीना एक मर्सिडीज बेंच की अंतिम कीमत लायक है, क्योंकि आपको इसकी इतनी ही लागत पड़ रही है। यही नहीं, अब आप नींद में नहीं चल रहे हैं, आप जागरूक हैं, चेतन हैं और बेहतर चयन कर रहे हैं। यह सब एक छोटी नोटबुक और पेन की मदद से हो रहा है। आश्चर्यजनक है ना? अनजान हीरो। जब आप अपने जीवन की निगरानी शुरू करते हैं तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित होगा जिन्हें आप सही कर रहे हैं, साथ ही उन छोटी छोटी चीजों पर भी जिन्हें आप गलत कर रहे हैं। फिर जब आप लगातार छोटे छोटे दिशा सुधार का चयन करते हैं तो समय के साथ आपको अद्भुत परिणाम नजर आने लगेंगे। लेकिन तुरंत धूम धड़ाके वाले परिणामों की उम्मीद ना करें।
जब मैं कहता हूं कि दिशा में छोटे सुधार, तो मैं सचमुच अदृश्य परिणामों की बात कर रहा हूं। इस बात की संभावना है कि कोई भी इस पर तुरंत गौर नहीं करेगा, कोई तालियां नहीं बजाएगा, इन अनुशासनों के लिए कोई भी आपको बधाई संदेश या ट्रॉफी नहीं भेजेगा, लेकिन अंततः आपके चक्रवर्ती प्रभाव की बदौलत आपको साधारण पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे छोटे अनुशासन होते हैं जो समय के साथ पुरस्कार देते हैं। यही विजय के उस भारी विजय की तैयारी कराते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन परिणाम असाधारण होते हैं। एक घोड़ा एक नाक के अंतर से जीतता है, लेकिन इसे 10 गुना ज्यादा पुरस्कार मिलता है। क्या घोड़ा 10 गुना ज्यादा तेज है? नहीं, बस थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये ट्रैक में अतिरिक्त चक्कर लगाने का अभ्यास है। घोड़े के पोषण में अतिरिक्त अनुशासन है या घुड़सवार की अतिरिक्त मेहनत है जिसने चक्रवर्ती पुरस्कारों से परिणामों को थोड़ा सा बेहतर बना दिया। सैकड़ों टूर्नामेंट्स और हजारों स्ट्रोक्स का विश्लेषण करने के बाद नंबर 1 रैंक के गोल्फ खिलाड़ी और नंबर 10 के गोल्फ खिलाड़ी के बीच का अंतर एस रेज में केवल 0.32 स्ट्रोक्स का ही है, लेकिन पुरस्कार की राशि में 2 गुने से भी ज्यादा अंतर है। एक को $9.6 मिलियन मिलते हैं, दूसरे को $4.6 मिलियन। नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी 5 गुना बेहतर नहीं है, वो 50% या 10% भी बेहतर नहीं है। वास्तव में उसका औसत स्कोर सिर्फ 0.5% यानी आधा बेहतर है, लेकिन परिणाम 2 गुने से भी ज्यादा है। ये छोटी छोटी चीजों की शक्ति है जो जुड़ती जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है जो अंत में बड़े परिणाम देती हैं। ये तो सैकड़ों, हजारों या लाखों छोटी छोटी चीजें हैं जो साधारण को असाधारण से अलग करती हैं। एक स्ट्रोक बेहतर बनाने के लिए असंख्य छोटी छोटी चीजों को करने की जरूरत होती है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता जब आप हरी जैकेट पहनते हैं। आइए मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं जिनसे छोटे परिवर्तनों की निगरानी करने से बड़े पुरस्कार मिलेंगे। पैदल चलें। मैं एक कंपनी के सीईओ का मार्गदर्शन दे रहा था जिसकी बिक्री हर साल $100 मिलियन से ज्यादा है। फिल उद्यमी और कंपनी का संस्थापक था। कंपनी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके संगठन की संस्कृति में मुझे संलग्नता, विश्वास और उत्साह की कमी महसूस हुई। इस बात से मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि फिल कंपनी की इमारत के कुछ हिस्सों में 5 साल से नहीं गया था। उसने अपने स्टाफ के 80% लोगों से कभी सीधे बात नहीं की थी। एक तरह से वो अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ एक बुलबुले में बंद रहता था। मैंने फिल से सिर्फ एक परिवर्तन की निगरानी करने को कहा। सप्ताह में 3 बार उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलकर इमारत में घूमना था। उसका लक्ष्य कम से कम 3 ऐसे लोगों को खोजना था जो सही चीज करते दिखें या जिनके बारे में उसने अच्छी बातें सुनी हो और उन्हें थोड़ी व्यक्तिगत तारीफ, मान्यता या कद्र देनी थी। उसके व्यवहार में इस एक छोटे परिवर्तन में कितना समय लगा? 1 सप्ताह में 1 घंटे से भी कम, लेकिन उसका समय के साथ भारी असर हुआ। फिल ने जिन कर्मचारियों की प्रशंसा की वो उससे ज्यादा तारीफ पाने की खातिर अतिरिक्त प्रयास करने लगे और ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगे। जब दूसरे कर्मचारियों ने देखा कि कंपनी में अच्छी मेहनत की कद्र की जाती है तो वो भी बेहतर प्रदर्शन करने लगे। उनके नए नजरिए का लहर प्रभाव ग्राहकों के साथ होने वाले व्यवहार में भी नजर आया। इससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ, जिससे रिपीट और रेफरल व्यवसाय बढ़ा, जिससे कंपनी के हर व्यक्ति का गर्व आसमान छूने लगा। उस छोटे से परिवर्तन ने 18 महीने में ही कंपनी की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। इस दौरान शुद्ध लाभ 30% से ज्यादा बढ़ा, जबकि स्टाफ वही था और मार्केटिंग में कोई भी अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया था। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उस फिल ने एक छोटे से महत्वहीन दिखने वाले कदम को लंबे समय तक लगातार उठाया। पैसे का पेड़। कई साल पहले मेरी एक अद्भुत सहायक थी जिसका नाम कैथलीन था। उस वक्त उसकी वार्षिक आमदनी $40,000 थी। एक बार मैं उद्यमिता और दौलत बनाने पर एक व्याख्यान दे रहा था। उसे कमरे के पीछे लगी रजिस्ट्रेशन टेबल पर बैठने का काम सौंपा गया। अगले सप्ताह वो मेरे ऑफिस में आई। उसने मुझसे कहा, मैंने आपको ये कहते सुना कि इंसान को अपनी आमदनी का 10% बचाना चाहिए। ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे किसी तरह नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से अयथार्थवादी है। इसके बाद वो मुझे अपने बिलों और वित्तीय दायित्वों के बारे में बताने लगी। जब उसने उन सबको लिख लिया तो स्पष्ट था कि महीने के अंत में उसके पास दरअसल कोई पैसा बचता ही नहीं था। उसने कहा, इस काम के लिए मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है। मैंने उसे बताया, मैं इससे भी अच्छा रास्ता जानता हूं। मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि दौलतमंद कैसे बनना है। वो ये जवाब नहीं था जो वो चाह रही थी, लेकिन वो तैयार हो गई। मैंने कैथलीन को खर्च की निगरानी करने का तरीका सिखाया और नोटबुक साथ रखने की सलाह दी। मैंने उससे कहा कि वो सिर्फ $33 से एक अलग बचत खाता खोले, जो उसकी उस समय की मासिक आमदनी का सिर्फ 1% था। फिर मैंने उसे बताया कि वो अगले महीने $33 कम में कैसे गुजार कर चला सकती है। इसके लिए उसे सप्ताह में केवल 1 दिन मेहनत करनी थी। उस दिन उसे नीचे के रेस्टोरेंट में सैंडविच, चिप्स या ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देना था, बल्कि अपना खुद का लंच घर से लाना था।
अगले महीने मैंने उससे कहा कि वो 2% बचवाए, $67। उसने अपनी केबल सदस्यता सेवा को बदलकर अतिरिक्त $33 बचा लिए। अगले महीने हम 3% पर पहुंच गए। उसने पीपल मैगजीन की अपनी सदस्यता रद्द कर दी। यह उसके खुद के जीवन को अध्ययन करने का समय था और मैंने कैथलीन को सलाह दी कि वो सप्ताह में 2 बार स्टारबक्स जाने की बजाय स्टारबक्स बीन्स और बाकी सामान खरीद कर ऑफिस में अपनी कॉफी खुद बनाए। उसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे भी। साल के अंत तक कैथलीन अपनी आमदनी का 10% बचाने लगी थी। हालांकि उसकी जीवन शैली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। इससे एक अनुशासन का लहर प्रभाव उसके जीवन में कई दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा। उसने हिसाब लगाया कि वो अपना मन बहलाने के लिए मनोरंजन पर कितना खर्च करती है और वो व्यक्तिगत विकास में उन पैसों का निवेश करने लगी। जब उसने सैकड़ों घंटों तक प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री से अपने दिमाग को पोषण दे दिया तो इसके बाद उसकी सृजनात्मकता आसमान छूने लगी। वो मेरे पास कई विचार लाई कि हम अपने संगठन में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं और ज्यादा बचत कैसे कर सकते हैं। उसने मेरे सामने एक योजना रखी कि वो अपने खाली समय में इस पर अमल करेगी, लेकिन इसके लिए मुझे वादा करना होगा कि मैं बचत की कामयाबी रणनीतियों में उसे 10% का पुरस्कार दूंगा और नई आमदनी की रणनीति के लाभकारी होने पर 15% दूंगा। दूसरे साल के अंत तक उसने साल भर में $1 लाख से ज्यादा कमा लिए थे। हालांकि उसकी मूल तनख्वाह वही $40,000 थी। कैथलीन ने अंततः अपना खुद का स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्यवसाय शुरू किया जो चल पड़ा। मैं कई साल पहले एक हवाई अड्डे पर कैथलीन से टकराया। अब वो साल भर में $1.25 मिलियन से ज्यादा कमाती है और उसने संपत्तियों में $1 मिलियन से ज्यादा जोड़ लिए हैं। आज वो मिलीनियर है। ये सब एक छोटा कदम उठाने का चयन करने और हर महीने $33 बचाने से शुरू हुआ। समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप छोटे परिवर्तन जितनी जल्दी शुरू कर देते हैं, संचयी परिणाम का सिद्धांत आपके पक्ष में उतनी ही ज्यादा शक्ति से काम करता है। मान लें कि आपके मित्र डेव रैमजी की सलाह मानकर IRA में हर महीने $250 डालने लगती है। जब उसे 23 साल की उम्र में कॉलेज से निकलने के बाद पहली नौकरी मिली, दूसरी तरफ आप 40 साल की उम्र तक बचत शुरू नहीं करते। या शायद आपने बचाना थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, लेकिन जब आपको ज्यादा लाभ नहीं दिखा तो आपने अपने रिटायरमेंट अकाउंट का पूरा पैसा निकाल लिया। आपके मित्र अगर 40 होने के बाद IRA में $1 भी जमा नहीं करे, तब भी 67 साल की उम्र तक उसके पास $1 मिलियन से ज्यादा होंगे, क्योंकि इस पूरे समय उसका जमा पैसा 8% ब्याज की दर से हर महीने चक्रवृद्धि होता रहेगा। आप हर महीने $250 का निवेश करते हैं जब तक कि आप 67 साल के नहीं हो जाते, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए 1960 के बाद पैदा हुए लोगों की सामान्य रिटायरमेंट उम्र है। इसका मतलब है कि आपकी मित्र ने 17 साल बचाया जबकि आपने 27 साल बचत की। जब आप रिटायर होने के लिए तैयार होते हैं तो आपके पास $3 लाख से भी कम होंगे। हालांकि आपने अपने मित्र से $27,000 ज्यादा निवेश किया है। हालांकि आपने कई साल ज्यादा बचत की है और ज्यादा पैसों का निवेश किया है, लेकिन अंत में आपको उससे 1/3 धनराशि ही मिलती है। यही होता है जब हम टालमटोल करते हैं और सफलता के लिए आवश्यक व्यवहारों, आदतों व अनुशासनों को नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे अनुशासन पर काम शुरू करने के लिए एक और दिन का इंतजार नहीं करें, जो आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाएगा। क्या आप खुद से ये कह रहे हैं कि आपको इतनी देर हो चुकी है कि अब आप बहुत पिछड़ चुके हैं और कभी बराबरी नहीं कर सकते? यह आपके दिमाग में बजने वाला एक और थका हुआ टेप है। अब इसे बंद करने का समय है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लेने के लिए कभी देर नहीं होती। मान लें कि आप हमेशा से पियानो बजाना चाहते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप 40 के होने वाले हैं। अगर आप इसी समय पियानो बजाना शुरू कर दें तो रिटायर होने तक आप इसमें माहिर बन सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको इसमें 25 साल का अभ्यास हो जाएगा। कुंजी अभी शुरू करना है। हर महान काम और हर रोमांचक अभियान छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम हमेशा उससे ज्यादा मुश्किल लगता है जितना ये होता है, लेकिन अगर 25 साल का समय बहुत ज्यादा लंबा लगता हो तो क्या करें? अगर आपके पास केवल 10 साल का समय या धैर्य हो तो क्या करें? ब्रायन ट्रेसी ने मुझे बताया कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को 1000% बेहतर कैसे बना सकते हैं। 10% नहीं, 100% भी नहीं, बल्कि 1000%। आइए मैं आपको इसकी रूपरेखा बताता हूं। आपको तो बस खुद को, अपने प्रदर्शन को और अपने आउटपुट व आमदनी को हर कामकाजी दिन में 0.1% बेहतर बनाना है। वीकेंड पर आपकी छुट्टी, यानी बहुत थोड़ा सा बेहतर। क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है इसे कोई भी कर सकता है। आसान है। अगर आप सप्ताह में हर दिन ये करते हैं तो हर सप्ताह आप 0.5% बेहतर हो जाएंगे। हर महीने 2% बेहतर हो जाएंगे, जिससे चक्रवृद्धि करने पर यह हर साल 26% हो जाता है। आपकी आमदनी अब हर 2.9 साल में दोगुनी हो जाती है।
10वें बरस तक आप इस वक्त की तुलना में 1000% ज्यादा कर रहे होंगे और इतना ही ज्यादा कमा रहे होंगे। है ना आश्चर्यजनक? आपने 1000% ज्यादा प्रयास ना किया हो या 1000% ज्यादा घंटे काम ना किया, बस हर दिन 0.1% का सुधार किया, बस इतना ही काफी है। सफलता आधी मैराथन है। बीवर्ली एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर कंपनी की सेल्स पर्सन थी, जिसके लिए मैं एक कायाकल्प सत्र आयोजित कर रहा था। एक दिन उसने मुझे अपनी सहेली के बारे में बताया जो आगामी वीकेंड में हाफ मैराथन दौड़ रही थी। थोड़े ज्यादा वजन वाली बीवली मुझसे बोली, मैं ऐसी चीजें कभी नहीं कर सकती, मेरी तो एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में ही सांस फूल जाती है। मैंने उससे कहा, अगर आप चाहें तो आप भी वो करने का चयन कर सकती हैं जो आपकी सहेली कर रही है। उसने हैरानी से कहा, ये किसी तरीके से नहीं हो सकता, हालांकि अगर ये हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगी। मेरा पहला कदम बीवल्ली की प्रेरणा खोजने में उसकी मदद करना था। बीवल्ली, पहले तो आप ये बताएं कि आप हाफ मैराथन क्यों दौड़ना चाहती हैं? देखिए, अगली गर्मियों में मेरे हाई स्कूल का 20 साल वाला रियूनियन होने वाला है और मैं उसमें शानदार दिखना चाहती हूँ, लेकिन 5 साल पहले जब दूसरा बच्चा होने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वाह, अब हमारे पास एक प्रेरक लक्ष्य था, लेकिन मैं सावधानी से आगे बढ़ा। अगर आपने कभी वजन कम करने की कोशिश की है तो आप शायद इसका तरीका जानते हैं। जिम की महंगी सदस्यता लो, व्यक्तिगत प्रशिक्षकों पर बहुत से पैसा खर्च करो, नई मशीनों, शानदार वर्कआउट की पोशाक और खिलाड़ियों के शानदार जूते, एक आध सप्ताह तक ताबड़तोड़ वर्कआउट करो और फिर अपनी एलिप्टिकल मशीन पर कपड़े सुखाने लगो। जिम से बंक मारो और अपने जूतों को एक कोने में धूल खाने दो। मैं बीवरली के साथ इससे अच्छा तरीका आजमाना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं उससे केवल एक नई आदत का चयन करा दूं तो वो इस दिशा में प्रेरित हो जाएगी और बाकी सारे व्यवहार अपने आप ही सही हो जाएंगे। मैंने बीवरली से कहा कि वो अपनी कार ब्लॉक के चारों ओर घुमाए और अपने मकान से 1 मील का चक्कर तय करे। फिर मैंने उससे कहा कि वो 2 सप्ताह में उस गोले के 3 चक्कर लगाए। गौर करे कि मैंने उससे 1 मील दौड़ने को नहीं कहा था या रोज 3 चक्कर लगाने की सलाह भी नहीं दी थी। इसके बजाय मैंने एक छोटे आसान काम से शुरू किया जिसमें ज्यादा मेहनत या कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने उससे कहा कि अब वो 2 सप्ताह तक हर सप्ताह उस गोले के 3 चक्कर लगाए। हर दिन उसने जारी रखने का चयन किया। इसके बाद मैंने बीवरली से धीमी जॉगिंग शुरू करने को कहा जब तक वो आरामदेह महसूस करे। जैसे ही उसकी सांस फूलने लगे उसे रुककर पैदल चलने लगना था। मैंने उससे ऐसा तब तक करने को कहा जब तक कि वो 1/4 फिर आधा और फिर उस मील का 3/4 हिस्सा ना दौड़ने लगे। इसमें 3 और सप्ताह लगे। 9 बार बाहर जाना, तब कहीं जाकर वो पूरे मील जॉगिंग कर पाई। 7 सप्ताह बाद वो पूरे गोले में जॉगिंग कर रही थी। आपको लग सकता है कि इतनी छोटी विजय हासिल करने में कितना ज्यादा समय लग गया। हाफ मैराथन 13.1 मील की होती है। इसके मुकाबले 1 मील कुछ भी नहीं है। बहरहाल, इस बात से काफी तसल्ली मिली कि बीवरली ये देखने लगी थी कि रियूनियन के लिए फिट होने का उसका चयन, उसकी क्यों शक्ति, जिसे मैं जल्दी स्पष्ट करूंगा, उसकी नई स्वास्थ्य आदतों को प्रोत्साहित कर रहा था। संचयी परिणाम का सिद्धांत सक्रिय हो चुका था और अपनी चमत्कारी प्रक्रिया शुरू कर रहा था। फिर मैंने बीवरली से कहा कि वो 1 मील के 8वें हिस्से तक अपनी दूरी बढ़ा दे। छोटा सा अंतर, सिर्फ 300 कदम ज्यादा। 6 महीनों के भीतर वो बगैर किसी मुश्किल के 9 मील दौड़ रही थी। 9 महीनों में वो अपनी जॉगिंग रूटीन में नियमित रूप से 13.5 मील दौड़ रही थी, जो हाफ मैराथन की दूरी से ज्यादा है। इससे भी रोमांचक बात यह थी कि उसे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काफी अच्छे परिणाम मिले। पहले बीवरली चॉकलेट की दीवानी थी, एक आजीवन जुनून है, और भारी चर्बीयुक्त भोजन से प्रेम करती थी, लेकिन अब ये दीवानगी खत्म हो गई। अपने व्यायाम और बेहतर खानपान के चयनों से उसकी ऊर्जा बढ़ गई, जिससे वो अपने कामकाज में ज्यादा उत्साहित हो गई। इसी दौरान उसकी बिक्री दोगुनी हो गई, जो मेरे लिए बेहतरीन रहा। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, इस प्रगति का लहर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से बीवरली का आत्मगौरव बढ़ा, जिससे वो अपने पति के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी। उनका संबंध जोशीला हो गया, जितना कॉलेज के बाद से कभी नहीं रहा था, क्योंकि अब वो ज्यादा ऊर्जावान बन चुकी थी। इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा सक्रिय और उत्साही बन गई। उसने गौर किया कि अब उसके पास अपनी नकारात्मक सहेलियों के साथ उठने बैठने का समय नहीं था, जो अब भी ऑफिस के बाद चर्बीयुक्त खानपान के लिए जाती थी। इसके बजाय वो एक रनिंग क्लब की सदस्य बन गई, जहां उसे नई स्वस्थ सहेलियां मिली, जिस वजह से उसने और ज्यादा सकारात्मक चयन किए, जो उसे सकारात्मक व्यवहार और आदतों की ओर ले गया। जब मेरे ऑफिस में पहली बातचीत हुई थी, जिसमें मैंने बीवरली की क्यों शक्ति खोजी थी और जिसके बाद उसने निर्णय लेकर छोटे कदम उठाने का संकल्प लिया था, तब से अब तक उसका 40 पाउंड से ज्यादा वजन कम हो चुका है। वो फिट और शक्तिशाली महिलाओं के लिए चलता फिरता और दौड़ता विज्ञापन बन गई है। आज बीवरली फुल मैराथन दौड़ती है। आपका जीवन आपके पल पल के चयनों का परिणाम है।
टीवी के बिगेस्ट लूजर से मशहूर हुई जिलियन माइकल्स ने एक बार मुझे अपने बचपन की यह शक्तिशाली कहानी बताई। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मेरे लिए ईस्टर एग की हंट आयोजित करती थी। मैं मकान की चारों तरफ दौड़ती थी और जब मैं किसी छिपे हुए अंडे के करीब होती थी तो वो कहती थी, ओ तुम गर्म हो। फिर जब मैं उसके ज्यादा करीब पहुंचती थी तब वो कहती थी, ओ तुम तो आग में हो। और फिर जब मैं अंडे से दूर जाती तो वो कहती, ओ तुम ठंडी हो, तुम तो जम रही हो। मैं प्रतिस्पर्धियों को सिखाती हूं कि हर पल मुझे इस बात की जरूरत है कि वो अपनी खुशी और उनके चरम लक्ष्य का एहसास गर्मी की तरह करें। कैसे इस पल का हर चयन, हर निर्णय उन्हें उनके चरम लक्ष्य से ज्यादा करीब पहुंचा रहा है। क्योंकि आपके पल पल के चयनों के परिणाम होते हैं, इसीलिए आप में अविश्वसनीय शक्ति होती है कि अपने चयनों को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कदम दर कदम हर दिन आपके चयन आपके कार्यों को आकार देंगे, जब तक कि वो आदत नहीं बन जाती। जब अभ्यास उन्हें स्थायी बना देगा। हारना एक आदत है, जीतना भी। इसीलिए अपने जीवन में विजेता आदतों को स्थायी रूप से डालने का काम करें। नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को हटा दें और उनकी जगह पर सकारात्मक आदतें डालें। इस तरह चलते रहेंगे तो आप अपने जीवन को अपनी मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी कल्पना के शिखर तक। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें।